श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम अनुभव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम अपने मेहमानों के निजी जीवन के अनुभव, उनके कार्यक्षेत्र के अनुभव से सीख लेते हैं, उन अनुभवों के बारे में जानते हैं कि उनकी जिंदगी का जो सार है, उसकी सीख का जो निचोड़ है वो आप तक पहुंचे। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर हिमांशु एरोन, जो कि कुलपति हैं रासबिहारी बोस सुभारती यूनिवर्सिटी देहरादून के। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर हिमांशु। धन्यवाद संकल्प जी। डॉक्टर हिमांशु, कैसा था बचपन? पढ़ाई लिखाई कैसी थी? कुछ अपनी बचपन के बारे में बताइए। जी, मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश जिला बिजनौर में एक जगह है हल्दौर, वहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा बचपन उसी टाउन में बीता है। और मैंने अपनी जो क्लास 10 तक की एजुकेशन है वहाँ चंद्रमणि देवनागरी इंटर कॉलेज से प्राप्त की है। और मेरा बचपन अच्छा बीता। मेरे माता पिता कि मुझे अच्छी शिक्षाएं मिली। मेरे पिताजी डॉक्टर शिवेंद्र गुप्ता जी एक मेडिकल प्रैक्टिशनर थे और हमारा जैसे कि एक छोटे ग्रामीण माहौल में विकास हो सकता है उस हिसाब से हुआ। और हमने अपनी बेसिक एजुकेशन वहाँ अपने प्राइमरी टीचर्स के माध्यम से, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो आपका बेस है, जो आपका आधार है, वो आपके बचपन पर बहुत कुछ निर्धारित करता है। और जो पहला गुरु होता है वो माँ होती है। और मेरी माँ ने मुझे हमेशा ही अच्छी शिक्षाएं दी, अच्छे संकल्प दिए। इसके रहते रहते मैंने वहाँ से 10th पास किया। और उसके बाद क्योंकि मैं बायोलॉजी का छात्र था, मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहता था। मेरे पिता श्री डॉक्टर हैं, तो मैंने देखा था वो किस तरह से मरीजों की सेवा कर रहे हैं, किस तरह से समाज की सेवा कर रहे हैं। तो मैं भी चाहता था कि मैं एक डॉक्टर बनकर एक समाज सेवा का कार्य कर सकूं। तो इसलिए बायो वहाँ नहीं होती थी, तो उसके लिए मैं फिर अपनी ननिहाल में हापुड़ में रह के मैंने 10+2 किया। और फिर मैं बीएससी करने के लिए दोबारा वर्धमान कॉलेज बिजनौर में आया। और उसके बाद फिर जैसे मैंने आपको बताया कि मैं शुरू से ही डॉक्टर बनना चाहता था, तो हमारे ज़माने में कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट होता था। उसके माध्यम से मेरा किंग जॉर्जेज मेडिकल यूनिवर्सिटी, उस ज़माने में किंग जॉर्जेज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में एडमिशन हुआ। और वहाँ से मैंने बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी एंड मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी की शिक्षा प्राप्त की। आपने एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, आज के समय में विश्वविद्यालय है, से डेंटल साइंस की डिग्री ली। और निश्चित ही हल्दौर जैसी जगह, जो कि उस समय थोड़ी छोटी जगह रही होगी, आप वहाँ से निकल करके एक प्रतिष्ठित कॉलेज में आए। थोड़ा बताइए कि दोस्त कैसे थे आपके? घर में आपकी शरारतें होती थी? चूँकि आप खुद मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं, क्या आपको पढ़ाई के लिए कहा जाता था या आप घर के माहौल से प्रेरणा लेकर के खुद से पढ़ करके इस एग्ज़ाम को आपने निकाला? देखिए, हमारे ज़माने में माँ बाप का फोकस तो रहता था कि बच्चा पढ़े, तो उनकी तरफ से तो हमें हमेशा गाइडेंस मिलती थी कि बेटे खेलना कूदना ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ पढ़ना भी ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि मेरे दोस्त कैसे थे, मेरे दोस्त सब पढ़ने लिखने वाले ही थे और हमारे परिवार के ही थे। हमारा एरन परिवार वहाँ का एक प्रतिष्ठित परिवार है, तो उस तरह की प्रॉब्लम हमें नहीं थी। और जो हमारे आड़ोस पड़ोस का माहौल था वो भी सब पढ़ाई लिखाई वाला था। इसका मतलब ये नहीं कि हम किताबी कीड़े थे, हम किताबी कीड़े नहीं थे, क्योंकि हमें शुरू से सिखाया गया कि ओवरऑल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना है। तो हम विभिन्न स्तरों की खेल कूद प्रतियोगिताओं में भी भाग लेते थे। और जैसे आपने कहा कि वो एक छोटी जगह थी, तो मेरा मानना यह है कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आप किस जगह पल बस रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपका अपना फोकस क्लियर होना चाहिए। और मैं आज के युवाओं से भी कहना चाहता हूँ कि उन्हें शुरू से अपना फोकस क्लियर रखना है और सब कुछ करना है लाइफ में, लेकिन जो आपका एक टारगेट है उसको अचीव करने के लिए आपको सदा प्रयासरत रहना है। और वही हमने बचपन से किया। और हम एक छोटे से परिवेश में पैदा होकर और किंग जॉर्जेज मेडिकल कॉलेज जैसे मुकाम तक पहुँचे, तो उसमें हमारे माँ बाप का लगातार गाइडेंस और हमारे जो बचपन के गुरु थे, क्योंकि मैं मानता हूँ जो हमारा पहला गुरु है, जिसने हमें, जैसे मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो जिसने मुझे सबसे पहले सेल के बारे में बताया, कोशिका के बारे में बताया, उसने मेरा बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया, तभी मैं एक डॉक्टर बन पाया। डॉक्टर हिमांशु, बचपन की ऐसी बहुत सी सीख होती हैं। वो एक गुरु की सीख होती है, माँ बाप की सीख होती है, कई बार हम अपने आसपास के परिवेश से, अपने दोस्तों से भी सीखते हैं। बहुत सी सीख हम समय के साथ भूलते चले जाते हैं और कुछ सीख जिंदगी भर हमारे साथ रहती है। कौन सी सीख हैं बचपन की जो आज भी आपके साथ हैं और हमेशा कोई भी फैसला लेने से पहले आप ज़रूर एक बार याद आती है उसकी? देखिए, मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में मेरी माँ का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है और मैं आज एक विश्वविद्यालय का कुलपति हूँ।
लेकिन आज भी जब मैं कहीं टेक्निकली किसी चीज़ में फंस रहा होता हूँ तो मैं अपनी मम्मी से, अपनी माताजी से ज़रूर राय करता हूँ, और जो उनकी राय होती है वो अल्टीमेट होती है। तो यही बचपन से मैं फॉलो करता आया हूँ। और जैसे आपने कहा कि गुरुओं का बहुत रोल होता है, तो मैं मानता हूँ कि जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में जो मैंने एजुकेशन प्राप्त की, तो जो उसमें हमारे दंत विज्ञान के गुरु रहे, मेरे मेंटर रहे प्रोफेसर NK अग्रवाल, उन्होंने जो कुछ भी मुझे डेंटिस्ट्री के अंदर सिखाया उससे मैंने भरपूर नाम कमाया, भरपूर पैसा कमाया। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी मैंने शिक्षा अपने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में प्राप्त की वो मुझे एक परिपूर्ण डॉक्टर बनाने के साथ साथ एक स्वस्थ भारतीय भी बनाया, और उसको मैंने पूरी तरह से फॉलो किया, कैच किया। तो जो गुरु सिखाता है, चाहे वो आपका प्राथमिक स्तर का गुरु है या वो आपका व्यावसायिक क्षेत्र का गुरु है, उसको अगर आप गुरु मानते हैं तो वो आपको ज़रूर आशीर्वाद के रूप में आपको सफलता मिलेगी। आजकल की तारीख में हम देखते हैं कि नेट है, गूगल है, तो बच्चे सोचते हैं कि गुरु का उतना महत्व नहीं है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा डिफ़र करता हूँ, क्योंकि आपको गूगल से, नेट से किताबी ज्ञान तो मिल सकता है, लेकिन जो आपके गुरु ने एक अपने 30-35 साल लगा के अपने प्रोफेशन में जो उसने एक्सपीरियंस हासिल किया है वो आपको गुरु ही दे सकता है। तो इसलिए गुरु का महत्व कभी भी कम नहीं होगा। अगर मैं एक और गुरु की बात करूं तो मैं सुभाष भारती विश्वविद्यालय में कार्यरत हूं, डॉक्टर अतुल कृष्णा, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव गुरु हैं, उनके साथ मैं 98 से जुड़ा हुआ हूँ। मैं पहले सुभाष भारती विश्वविद्यालय मेरठ में भी काम कर सका हूँ। तो जो उनकी कार्यशैली है, जो उनकी एक कार्य प्रणाली है, वो भी बहुत सिस्टमेटिक है, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। दूसरा, जो हमारी सुभाष भारती की कल्चर है वो राष्ट्रवादी कल्चर है। हम शिक्षा, सेवा, संस्कार, राष्ट्रीयता की बात करते हैं। तो जो हमारे माननीय संस्थापक जी हैं, डॉक्टर अतुल जी हैं, उनका ये सपना है कि राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। तो जब भी हम कहीं करैक्टर निर्माण की बात करें, चरित्र निर्माण की बात करें, तो हम राष्ट्र को सर्वोपरि रखें। तो यही मेरा आजकल के विद्यार्थियों से भी अनुरोध है कि जो भी आप सीख रहे हो, आप अपने ज़िंदगी में माँ बाप को मत भूलिए, अपने गुरुओं को मत भूलिए, क्योंकि आपने जो कुछ भी हासिल किया है वो अपने माँ बाप के आशीर्वाद से और गुरुओं के मार्गदर्शन से ही हासिल किया है, और वही सफलता की अंतिम कुंजी है। निश्चित ही गुरुओं के मार्गदर्शन में बहुत सी ऊंचाइयां हासिल की गई हैं समाज में, और माँ बाप का जो हमारे व्यक्तित्व निर्माण में जो योगदान है वो तो सर्वोपरि है। आप जब कॉलेज में आने के बाद निश्चित ही युवावस्था में पढ़ाई के साथ साथ बाकी तरह के जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें भी प्रतिभाग करने का मौका मिलता है। पढ़ाई के इतर आपके क्या कॉलेज में शौक रहे जो आज भी आपको समय मिलता है खाली समय में आप उन्हें ज़रूर पूरा करते हैं? मैंने बताया, शौक कई तरह के हो सकते हैं। वो खेल के क्षेत्र में हो सकते हैं, वो अध्ययन के क्षेत्र में हो सकते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनल हॉबीज़ की बात करूं तो मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है, नए नए स्थानों को में जाना बहुत पसंद है, सीनिक ब्यूटीज, नेचुरल के बीच में रहना मुझे बहुत पसंद है। वाटर इज़ माई लविंग साइन। लेकिन अगर आप कहें कि मैंने को करिकुलर एक्टिविटीज़ के रूप में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में क्या किया, तो मेरे अंदर हमेशा से ही एक सामुदायिक सेवा के लिए, एक समाज के लिए कुछ करने की चाह थी। तो उसके तहत मैं अपने जो हमारा जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन था उसका पूरे उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष भी रहा, और मैंने हमेशा जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके राइट के लिए लड़ा। तो मेरे अंदर एक भावना है कि जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसको उसके अधिकार मिलने चाहिए। और अब जब मैं एक खुद देने वाली पोजीशन में आ गया हूँ, मैं जब कुलपति हूँ किसी विश्वविद्यालय का, तो मेरा आज भी ये प्रयास रहता है कि बच्चों को जो है जो बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज़ हैं, जो बेस्ट पॉसिबल सुविधा हैं वो उपलब्ध कराई जा सके। और मेरा मानना ये भी है कि एक जनरेशन गैप नाम की चीज़ होती है, वो हमारे बीच में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं हमें उसके अनुरूप अपने आप को डालना है। हमें ये नहीं देखना है कि हम आज से 30 साल पहले हमें ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, सुविधाएं मुहैया नहीं थी, तो हमारे बच्चों को, हमारे छात्रों को भी ना उपलब्ध हो। तो हमें उनको जो भी आज की तारीख में बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो हमें अब उन सब सुविधाओं को उनको प्रोवाइड कराना है, उनको मुहैया कराना है। क्योंकि जब मैं डेंटल एजुकेशन कर रहा था तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो नहीं थी, लेकिन मैंने उनको खुद कंटिन्यूइंग डेंटल एजुकेशन कोर्स करके, शॉर्ट कोर्स करके शिक्षा ग्रहण की। तो
यही सब हमें बच्चों को भी, अपने बच्चों में छात्रों को भी प्रोवाइड कराना है। निश्चित ही जनरेशन गैप समाज की एक सच्चाई है, लेकिन बहुत से हमारे अनुभवी लोग इस बात को समझते हैं कि गैप को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे एक विकास को सम्मिलित विकास के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी से एक सवाल आता है कि जब आप अपनी मेडिकल एजुकेशन ले रहे थे और आज के समय में जो मेडिकल एजुकेशन है, जहाँ इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत से तौर तरीके आ गए हैं सीखने के लिए, आपके समय में मेडिकल एजुकेशन कितना चैलेंजिंग था और किन किन चीज़ों को अब आज की तकनीक ने आसान बना दिया है? देखिए, मेडिकल एजुकेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, क्योंकि जब हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जा रहे हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो डेंटल साइंस हो, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे वो पैरामेडिकल हो, चाहे फार्मेसी हो, नेचुरोपैथी, योगिक साइंस, कोई सी भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हम कर रहे हैं, तो जो पहला सबसे मूलभूत तत्व है वो है मानवीयता। आपके अंदर अगर मानवीय अप्रोच नहीं है तो आप एक कुशल चिकित्सक नहीं बन सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊं कि आपने 35 साल का मेरा करीब एक्सपीरियंस है, और मेरे कितने ही रोगी ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपसे बात करके आधी तकलीफ दूर हो जाती है और आधी तकलीफ आपका हाथ लगाने से चली जाती है। तो ये पहला जो पहलू है, मानवीकरण का पहलू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर एक डॉक्टर के अंदर, हर एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री रिलेटेड, चाहे वो नर्स है, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ है, उसके अंदर होना चाहिए। जहाँ तक तकनीक की बात है, मेडिकल साइंस क्या, साइंस आज तक हमेशा डेवलपिंग ही रही है, और जो हमारे ज़माने में एजुकेशन थी वो आज और एडवांस हो चुकी है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटलाइजेशन का वर्ड आ चुका है, तो इन सब चीज़ों का समावेश हमारे चिकित्सा शास्त्र में भी हो चुका है। और हमारे ज़माने में इतनी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी नहीं थी, इतने ज़्यादा स्कैन्स नहीं थे, इतने ज़्यादा पैथोलॉजिकल टेस्ट नहीं थे, या थे भी तो वो बहुत प्रारंभिक अवस्था में थे। आज की तारीख में ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। MRI आ गया है, CT स्कैन आ गया है, PET स्कैन आ गया है। तो इस सब के चलते चलते आज की तारीख में डायग्नोसिस करना काफ़ी आसान हो गया है। लेकिन जो डॉक्टर है, जो चिकित्सक है, उसका रोल हमेशा रहेगा, उतना ही रहेगा, क्योंकि जो भी आपको डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट आ रही हैं उसको आपको क्लिनिकली कोरिलेट करना है, तभी आप पेशेंट को एक सही डायग्नोसिस दे पाएंगे और सही डायग्नोसिस के बेस पे आप उसका उपचार कर पाएंगे। तो एडवांसमेंट हुआ है, लेकिन मेडिकल साइंस में जो डॉक्टर की भूमिका है, जो पर्सन की भूमिका है, वो कभी कम नहीं हो सकती। डॉक्टर हिमांशु, कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है उस पड़ाव का जहां हम अपने मेहमान के एक पसंदीदा गीत को सुनवाते हैं, साथ ही हमारे श्रोता भी उस गीत को सुनते हैं। आपकी पसंद का कोई एक गीत हम सुनवाना चाहेंगे आपके साथ अपने श्रोताओं को। मैंने ऐसा आपको बताया कि मेरी जीवन में मेरी माता श्री का बहुत रोल है, और मैं मेरठ में प्रैक्टिस करता था, और मैं ऋषिकेश उत्तराखंड में श्री माँ गंगा की वजह से आया, और हमारी जो भारत माँ है वो भी हमारी सर्वप्रथम माता है। तो मैं सारी माताओं को डेडिकेट करते हुए ए माँ तुझे सलाम। जरूर इस गीत को हम आपको सुनवाएंगे। जैसा कोई नहीं है, 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहे तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम।
इस गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर हिमांशु। हम गीत से पहले बात कर रहे थे क्या अप्रोच होता है, क्या बदलाव आया है मेडिकल एजुकेशन की पढ़ाई में। आप चूंकि खुद एक प्रैक्टिसिंग डेंटल सर्जन रह चुके हैं, उसके बाद आप एकेडमिक्स में आए। थोड़ा बताएं एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर की लाइफ कितनी अलग होती है एक एकेडमिशियन से, कौन सी लाइफ ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, किस लिहाज में, अपने अनुभवों के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस और एकेडमिक्स दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल ही की हैं। आज मैं 35 साल का एकेडमिक और क्लिनिकल एक्सपीरियंस के साथ आपके सामने हूँ। तो जो दोनों ही अपने आप में एक डिफरेंट काइंड का रोल है। जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसमें जब पेशेंट आपके पास आ रहा है, तो जब वो मेरी डेंटल चेयर में लेट रहा है तो मैं उसके लिए सब कुछ हूँ। वो नहीं जानता कि मैंने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया, मैंने KGMC में पढ़ा या मैंने सुभारती में पढ़ा या मैंने कानपुर में पढ़ा। उसको वो मेरे पास एक विश्वास के साथ आया है और उसको मुझे अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देना है और एथिकल ट्रीटमेंट देना। एथिकल मीन्स जो कि हमारी मेडिकल एथिक्स के अनुसार हो, और जो भी कुछ ज्ञान मैंने प्राप्त किया, जो भी मैंने अपनी क्लिनिकल स्किल जब डेवलप की, वो मुझे उसको बेस्ट पॉसिबल वे में प्रदान करनी है, क्योंकि वो मेरे पास एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ आया है। तो ये तो क्लिनिकल प्रैक्टिस का एक बेस है। हर चाहे कोई भी ब्रांच हो, चाहे वो डेंटल सर्जरी हो, मेडिसिन हो, तो डॉक्टर का फेथ के साथ आया है मरीज, तो वो फेथ बरकरार रखना है। लेकिन अगर हम एकेडमिक की बात करें तो एकेडमिक में मैंने आपको बताया कि मेरा शुरू से रुझान था कि मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ, मरीजों की सेवा करना चाहता हूँ। तो क्लिनिकल प्रैक्टिस के माध्यम से मैं ये करता हूँ तो कुछ ही सैकड़ों या हजारों लोगों तक पहुँच सकता हूँ। लेकिन अगर मैं एकेडमिक क्षेत्र में आता हूँ, अपने ज्ञान को अपने स्टूडेंट्स के साथ साझा करता हूँ, तो मैं लाखों की संख्या में उसको क्रॉस कर सकता हूँ। और मुझे ये कहने में जरा भी संकोच नहीं है, बल्कि मैं फक्र महसूस करता हूँ कि मेरे पढ़ाए गए छात्र आज भारत ही नहीं परंतु विश्व के कोने कोने में व्याप्त हैं, और वो हमारे द्वारा दी गई शिक्षा को मल्टीपल रूप से रोगियों तक पहुँचा रहे हैं और समाज सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर हिमांशु, हमने बात की मेडिकल एथिक्स की। इस बारे में आपका क्या अनुभव, कितना ज़रूरी है एक डॉक्टर का एथिकल होना? और आज के समय में इस बात में बड़ी चर्चा भी होती है। आपके लंबे अनुभव के बाद एक डॉक्टर का पहले एक इंसान होना कितना ज़रूरी है? ये तो मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि डॉक्टर बनने से पहले आपको इंसानियत, मानवता का पहला सूत्र है। उसके बिना आप डॉक्टर बन ही नहीं सकते, उसके बिना आप एक सफल चिकित्सक हो ही नहीं सकते। जहाँ तक आपने बात की पेशेंट्स के टेक केयर करने की, मैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए भी काम करता हूँ, जिसका कि नेशनल बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर है। उनका पर्पज़ है कि मरीज को, समाज को एक बेहतर क्वालिटी मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके। तो उसके अंदर पेशेंट्स बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसके रिसेप्शन पे लिखा होना चाहिए कि मरीज के क्या क्या राइट्स हैं, मरीज की क्या क्या ड्यूटी हैं। तो मरीज के बहुत सारे राइट्स हैं। जैसे मरीज को राइट है कि वो अपने डायग्नोसिस के बारे में जान सके। अगर वो आपके ट्रीटमेंट से, आपके डायग्नोसिस से सहमत नहीं है, तो उसको राइट है कि वो किसी दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट कर सके, और उसके लिए जो आपने उस डायग्नोस्टिक टेस्ट किए हैं उसको लेने का अधिकार है। जो पेशेंट की कोई ऐसी बीमारी है जो कि उसको समाज में नहीं वो बताना चाहता, तो एक डॉक्टर की ड्यूटी है कि वो उसको किसी के साथ शेयर ना करे। तो ये सब एथिकल इश्यूज हैं। एथिकल इश्यूज ये भी हैं कि अगर पेशेंट को कम इलाज की जरूरत है तो उतना ही इलाज दिया जाए, उसे अननेसेसरी इलाज ना दिया जाए। जैसा कि आजकल के समय में हम सुनते रहते हैं कि अस्पतालों के ऊपर और डॉक्टर्स के ऊपर ऐसे आक्षेप लगते रहते हैं कि उन्होंने सिर्फ पैसा बनाने के लिए मरीज का इलाज किया या मरीज का इलाज करते रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब एथिकल ट्रीटमेंट में आता है, और जो जरूरी टेस्ट है वो ही कराए जाएं, ये सब एथिकल ट्रीटमेंट में आता है। और अगर पेशेंट टर्मिनल स्टेज में पहुंच गया है तो उसको कैसे कन्वे किया जाए उसके रिश्तेदारों को, ये भी सब एथिकल ट्रीटमेंट में आता है। तो इन सब एथिक्स को हमें फॉलो करना चाहिए, और ज़्यादातर अच्छे चिकित्सक जो है इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जहाँ डॉक्टर के कर्तव्य हैं, मरीज के भी कुछ कर्तव्य हैं। मैंने बताया ना कि वहाँ मरीज की ड्यूटीज एंड मरीज की रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मरीज के राइट दोनों डिस्प्ले होते हैं। तो मरीज की भी एक ड्यूटी है कि अगर डॉक्टर उसको कुछ सलाह दे रहा है तो उसके भले के लिए ही दे रहा है।
जैसे कि अगर डॉक्टर कह रहा है कि आपको धूम्रपान नहीं करना है, तो आप डॉक्टर आपको कोई भी चीज एडवाइस कर रहा है तो आपके भले के लिए कर रहा है, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कर रहा है। आपको वो कोई टेस्ट बता रहा है तो उसको वो टेस्ट कराने हैं, आपको जो वो डोजेज बता रहा है उसको फॉलो करना है। ये सब मरीज के और डॉक्टर के एक दूसरे के प्रति कर्तव्य है। डॉक्टर हिमांशु, आप एक विश्वविद्यालय के कुलपति हैं इस समय और आपका एक लंबा अनुभव रहा है एकेडमिक्स में एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के भी। जब एक विश्वविद्यालय चलाना होता है तो कैसे चैलेंजिंग फैसलों को लेना पड़ता है, कड़े फैसले कैसे लेते हैं, जब चैलेंजिंग टाइम्स आते हैं तब आप डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं? देखिए, आपको मैंने बताया कि मैं बेसिकली एक डेंटल सर्जन हूँ, लेकिन जब मुझे लगा कि मुझे एकेडमिक्स में आना है, एडमिनिस्ट्रेशन में आना है, तो मैंने अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मास्टर्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया, जिससे कि मुझे अपनी तकनीकी ज्ञान के साथ साथ अनुशासनात्मक ज्ञान या एडमिनिस्ट्रेटिव ज्ञान भी प्राप्त हो सके। जहाँ तक चैलेंजिंग सिचुएशन की बात है, तो मैंने आपको पहले भी कहा कि जो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, चाहे वो वाइस चांसलर है, चाहे वो किसी कॉलेज का डायरेक्टर है या कोई प्रिंसिपल है, उसको अपने आप को उस बच्चे के स्थान पर रखकर देखना है कि अगर वो उस स्टेज पे था तो वो क्या बिहेव करता था। क्योंकि हम सभी कभी ना कभी तो छात्र रहे हैं, जिसको हम छात्रों की उद्दंडता कहते हैं वो हमने भी कभी ना कभी तो की ही है। तो हमें इस बात को उनके परिप्रेक्ष्य पर रख के सोचना है। और लेकिन ऑन द अदर हैंड, वाइस चांसलर होने के नाते, कुलपति होने के नाते, मुझे अपनी यूनिवर्सिटी में अनुशासन भी बना के रखना है, मुझे अपनी यूनिवर्सिटी का डेकोरम भी मेंटेन करना है। तो यही बैलेंस है जो आपको पोस्ट के साथ रहते हुए करना है। आपको बच्चों को संस्कार देने हैं, तो बच्चों को संस्कार कैसे दिए जाएंगे? पहले आपको खुद उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मैं राष्ट्रीयता की बात कर रहा हूँ, तो जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे कि हम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं करते, हम जय हिंद करते हैं। तो अगर हम जय हिंद करते हैं तो हमें एक भारतीयता की, एकजुट होने की फीलिंग होती है। तो इस तरह से हमें कुछ भी करना है तो उससे पहले बच्चों को करके दिखाना है। यही मेरा मूलभूत सिद्धांत है, इसी को मैं फॉलो करता रहा हूँ। डॉक्टर हिमांशु, और अंत में इस कार्यक्रम को संपन्न करने से पहले एक आखिरी सवाल लेंगे। आपकी व्यक्तिगत जिंदगी के साथ जो आपकी कार्यक्षेत्र का जीवन रहा है, उसका निचोड़ आप हमारे श्रोताओं को क्या देना चाहेंगे? क्या वो सीख है जो आपके साथ हमेशा रही है और हमारे श्रोताओं को भी वो जाननी चाहिए? देखिए, सफलता की कोई शॉर्टकट नहीं है। पहला तो सिद्धांत ये है कि अगर हम आजकल की जनरेशन, जेन जी जनरेशन की बात करें, तो वो एक रात में करोड़पति बन जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। अगर मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं तो 35 साल के कठिन संघर्ष के बाद पहुंचा हूं। तो पहला तो मैं यही टेक होम मैसेज देना चाहता हूं यंगर जनरेशन को कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको डेडिकेट होकर काम करना पड़ेगा, आपको डिवोशन के साथ काम करना पड़ेगा। अगर आप अभी अध्ययन कर रहे हैं तो आपके लिए अध्ययन ही सब कुछ है। अगर आप एक नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं, अगर आप एक मेडिकल का कोर्स कर रहे हैं, तो अभी इन 4-5 साल में जो भी आप सीखेंगे वही आपके लाइफ लॉन्ग का आने वाला है। इसके लिए मैं एक शेर कहना चाहूँगा, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में उतरना कमाल होता है, बुलंदियों तक पहुँचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। और व्यक्तिगत के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि मैं एक छोटे से टाउन से आया और मैं कोई बहुत ज़्यादा मेरिटोरियस स्टूडेंट कभी नहीं रहा, मैं एक मीडियोकर स्टूडेंट रहा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप हाई परसेंटेज के साथ आ रहे हैं तभी आप ज़िंदगी में राइज कर सकते हैं। अगर आपके अंदर की एकाग्रता है, अगर आपके अंदर एक संकल्प है, तो आप ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। उसको मैं इस तरह से कहना चाहूँगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। निश्चित ही डॉक्टर हिमांशु, हमारे श्रोताओं को आपकी इस जीवन यात्रा से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। और आज आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, आपने अपने निजी जीवन के साथ अपने कार्यक्षेत्र के अनुभव आकाशवाणी से साझा किए। आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। मुझे लगता है कि मैं इस अनुभव प्रोग्राम के माध्यम से आने वाली पीढ़ी का कुछ मार्गदर्शन कर पाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद।